हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलियो बोर्ड का जो टायर 2 वाला लाइव मॉक हुआ है अभी इसी वीक का, उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, इसमें क्या बोला है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डेटा का, उसमें मीन दे रखा है अपन को और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है। डायरेक्टली अपन ने जब पूरा चैप्टर पढ़ा था, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है SDM। तो कैसे याद किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करेंगे और इनटू 100 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 5.98 और मीन कितना दे रखा है 11.5 इनटू 100 तो आएगा। और ये जब आता है जब परसेंटेज लगाना होता है, बाकी वो कई बार रेशियो में भी पूछ लेता है तो अपन ये 100% नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो दोनों जीरो चले जाएंगे, काम खत्म हो गया। बस बच गया क्या, अब ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, यानी 5980 अपॉन में 115। इन दोनों को अब कट करना है, या तो इसमें ऐसा कर लेते हैं, डिजिटल सम लगा लेते हैं। 5 और 1 6 और 1 7 आ रहा है, 9 तो हट गया, 8 और 5 13 का मतलब 4 आ रहा है। 7 को हटाने के लिए क्या करते हैं, 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 28 बन जाएगा। 28 का डिजिटल सम 1 होता है, ऊपर 16 बन गया, 16 का डिजिटल सम 7 आना चाहिए मेरे आंसर में, मतलब यही आ रहा है 7। देखो इसमें 7 नहीं आ रहा, इसमें 7 नहीं आ रहा, इसमें 7 नहीं आ रहा, यही अपना आंसर है। तो मतलब कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा फास्ट बनाने की कोशिश करनी है। बाकी अगर आप इसको काटना चाहो तो कट जाएंगे इजीली, 5 से कट जाएगा, फिर मतलब कट जाएंगे इजीली, हो जाएगा वो, कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और जब भी ऐसी कोई फॉर्म की वैल्यू पूछता है तो हर बार अपन क्या करते हैं, इसको x से डिवाइड कर देते हैं। भाई मैं x से डिवाइड करूंगा तो x और माइनस में 6 और प्लस में, अब ये तो डिवाइड होगा नहीं तो इसके नीचे x आ जाएगा बराबर 0, यानी यहाँ से x + 1/x की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। और जब भी अपन को अब इसका स्क्वायर करना होता है तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाना होता है, यानी कि मैं इसका स्क्वायर वाली, मतलब ये वाली टर्म निकालूंगा तो 6 का स्क्वायर -2 आ जाएगा, 36 - 2 34। फिर एक और पावर बढ़ाऊंगा, मतलब x की पावर 4 + 1/x पावर 4 पे जाऊंगा, फिर से क्या हो जाएगा 34 का स्क्वायर -2। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो मैं यूनिट डिजिट भी लगा सकता हूं, पर उसमें 2 ऑप्शन सेम दे रखे हैं, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर लास्ट में 6 आएगा यूनिट डिजिट, 2 घटाएंगे तो 4 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट, पर 2 ऑप्शन में मिल गया। अगर एक में मिलता तो मैं टिक कर देता, पर अभी 2 में मिला है तो 34 का स्क्वायर निकालने के भी बहुत सारे तरीके बताए मैं। सबसे ईजी है, 3 का स्क्वायर लिखो 9, 4 का स्क्वायर लिखो 16, 3 को 4 से करो 12, 12 को 2 से करो 24 आ जाएगा। ये 6, ये 5 और ये 11, 1156 में से 2 जाएंगे, 1156 में से 2 जाएंगे, 1154 आंसर है। चीजें बहुत ईजी हैं, बस अपन को दिमाग में कंसेप्ट क्या लगेगा वो रखना है। टी एक पॉजिटिव नंबर है और यू की भी वैल्यू दे रखी है, मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहे हैं 3t और यू का। भाई 3 चीजें होती हैं अपनी। पहली चीज होती है थर्ड प्रोपोर्शनल, बहुत बार मैंने रिवाइज करवाया और पक्का ये तो क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड प्रोपोर्शनल के अंदर a और b देगा तो फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर अपॉन a। सेकेंड चीज होती है फोर्थ प्रोपोर्शनल, उसमें a b और c देगा आपको, तो इसके अंदर b इंटू सी अपॉन ए फॉर्मूला बन जाता है। और थर्ड चीज होती है मीन्स प्रोपोर्शनल, इसमें a और b देगा तो फॉर्मूला बन जाता है रूट में ए बी। कायदे की बात है, एकदम आसान चीज है। मतलब रूट में क्या आ जाएगा 3t इंटू यू, 3t इंटू यू। अब मेरे को बस क्या करना है, t की और u की वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू टी की जगह तो क्या आ जाएगा, t ही आ जाएगा, और u की जगह क्या आ जाएगा 12/t, 12/t आ गया, t से t कट जाएगा, 12 × 36 बनेगा, 36 का रूट लेंगे 6, अपना आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। मतलब कि बस अगर देखो अब ये 3 फॉर्मूले अपन याद कर लेते हैं तो बहुत मतलब 100% एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो इस टॉपिक से। 4 नंबर पे आओ। एक क्यूब दे रखा है जिसकी एज दे रखी है, एज का मतलब साइड होता है, यानी a की वैल्यू गिवन है मेरे को 8√3। ये बोल रहे हैं कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं जिनकी साइड ये हो। भाई बहुत आसान है, अपन को क्या करना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। ये प्रॉपर मेथड बता रहा हूं मैं, बहुत बार बताया मैंने कि जब भी किसी चीज को पिघला के कुछ बना रहे हो, काट के तोड़ के कुछ बना रहे हो, हर बार उनकी वॉल्यूम को बराबर करना है। चाहे आपको क्यूब दे रखा हो, क्यूबॉइड दे रखा हो, सिलेंडर, कोन, कुछ भी दे, हर बार सेम काम करना है। भाई इसकी मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो 8√3 8√3 8√3 आएगी, और इसकी वॉल्यूम निकालूंगा 2√3 2√3 और 2√3 आएगी। अब मतलब जब अपन बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अपन को ये चीज लिखने की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे को दिख जाता है कि भाई जितने भी √3 आएंगे उनसे सारे √3 कट जाएंगे, जितने भी 8 आएंगे वो 2 से 4 बार कट जाएंगे, तो मेरा आंसर इवेंचुअली 4 × 4 × 4 ही बचेगा। तो ये लिखे बिना जब अपन करना सीख जाएंगे
तब अपन ये मान सकते हैं कि अपनी स्पीड बन गई है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। 64 आंसर आ जाएगा, ये टिक कर देंगे। ठीक है, आ जाओ 5 नंबर पे। एम मैन है, वो MDH का क्वेश्चन है। एम मैन है, वो M घंटे काम कर रहे हैं M दिन के लिए। एम मैन, MDH लगा रहे हैं अपन, तो अब डे की जगह M डेज आ जाएंगे और आवर्स की जगह पे M आवर आ जाएंगे। नीचे हमेशा काम आता है, वो बाद में देखते हैं। ये बोल रहा है वुमेन जो है वो W वुमेन है, वो भी W घंटे काम कर रही है, लेकिन M दिन के लिए कर रही है। ठीक है, टोटल वर्क डन बाय मेन आर 4 टाइम ऑफ टोटल वर्क डन बाय वुमेन, यानी आदमी 4 गुना काम करते हैं औरतों से। नीचे हमेशा काम आता है, मैंने बोला था। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आएगा भाई। इस M से ये M कट गया, ये 4 उधर चला जाएगा, यानी M का स्क्वायर बराबर 4 इंटू W का स्क्वायर बन जाएगा। इसको रखते हैं एक बार। ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो रिलेशन बताओ M और W के बीच में। भाई रिलेशन के अंदर बहुत सारे दे रखे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि स्क्वायर की टर्म्स में कोई सा भी नहीं है, ये वाला है, ये आंसर नहीं है। इसका रूट ले लो, तो रूट लेंगे M बराबर 2W आ जाएगा और ये मैच हो गया। बहुत ईजी चीजें हैं। MDH वाला कंसेप्ट तो सबसे ईजी है उस चैप्टर के अंदर वैसे भी। अब ये देखो, जब पूरा चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है कि एक तो स्लोप हमेशा पैरेलल लाइंस का बराबर होता है, क्योंकि देखो जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, तो इनका स्लोप बराबर है। यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा ना, उसमें स्लोप 1/2 ही होगा। क्यों होगा मैं बताता हूं। एक लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m मतलब 1/2 है, तो m 1/2 वाली ही इक्वेशन मेरे को ढूंढनी है। देखो ये तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, या तो ये या फिर ये। अब बस इन दोनों में पता लगाना है कि प्लस वाला आंसर है या माइनस वाला आंसर है। उसके लिए इसने दे रखा है ऑलरेडी कि भाई ये वाला पॉइंट आप रख के देख लो, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आंसर बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं y इज इक्वल टू 1/2x और प्लस और माइनस दोनों साथ में लिख लो 5/2। और अब देखना क्या होगा भाई, मैं इसमें रख देता हूं वैल्यूज। x की जगह -3 आएगा, यानी यहां -3/2 आ गया, y की जगह 1 आएगा। अब मैं प्लस लूं या माइनस लूं, कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं प्लस का 5 लूंगा तो -3 करेंगे तो 2/2 करेंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस वाला मेरा आंसर होगा, प्लस वाला मेरा आंसर होगा, यानी ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं माइनस वाला लेता तो -8/2 -4 बन जाता, इक्वल हो नहीं पाता, तो वो आंसर बन नहीं पाएगा, यानी कि ये वाला सही है। इजी चीज है एकदम। और ऐसे क्वेश्चंस में जब है ना, मतलब ये स्लोप वगैरह का कंडीशन ना हो, तो सिर्फ आप अपना पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देख लिया करो। अब इसमें तो मान लो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन दे रखी है भाई, जब फ्रैक्शन ना होना तो ये पॉइंट ही सेटिस्फाई करवा के देख लिया करो। ये मैंने जब पढ़ाया था, जब बहुत डिटेल में बताई थी सारी चीजें। आ जाओ 7 नंबर पे। फिगर दे रखा है, ओ सेंटर है सर्कल का, एंगल MLR 125 दे रखा है। MLR मतलब ये पूरा एंगल 125 है। ये अपन से पूछ रहा है एंगल JML, ये वाला एंगल पूछ रहा है। बहुत इजी है, देखो चीजें ऐसे दिख रही हैं, डायरेक्ट दिख रही हैं इसमें तो, कि भाई ये वाला एंगल निकालना है, ये ऑलरेडी दे रखा है, ये एंगल पता लग जाएगा तो काम बन जाएगा। ये एंगल कैसे पता लगेगा, अरे भाई एक सर्कल के अंदर अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है, वो सर्कमफ्रेंस पे उसका आधा बनाएगा। ये 130 है, मतलब ये वाला एंगल 65 डिग्री बनेगा। पूरा 125 था, उसमें से 65 चला गया, यानी ये वाला एंगल सिर्फ 60 बच गया। 60 और 74 को जोड़ दो, 134 आ जाएगा। 180 में से इसको घटाएंगे, यानी 46 डिग्री मेरा आंसर बच जाएगा। 46 मेरा आंसर, मतलब ओरली ही ये तो पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है। 8 नंबर पे आओ। एक सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस r है। एक सॉलिड कौन है जो मैक्सिमम पॉसिबल साइज का इसके अंदर बनाया गया है कि वर्टेक्स जो है वो कोइंसाइड करती है सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर के साथ में। भाई हेमिस्फेयर मान लो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसा हेमिस्फेयर बना दिया है मैंने। इसने बोला जो वर्टेक्स है वो इसके सेंटर से मैच करती है और बेस फ्लैट सर्कुलर सरफेस पे लाई करता है, मतलब कौन इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई। अब इसकी भी अगर r रेडियस है तो कौन की भी r ही होगी, यानी r²। अब हाइट कौन की, अरे भैया जी ये हाइट होती है लेकिन यही रेडियस के बराबर है, यानी r ही आ जाएगा हाइट की जगह भी, अपॉन में। अब आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्या होती है, हेमिस्फेयर की होती है 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 पाई r का क्यूब, देखो पाई से पाई गया, r क्यूब से r क्यूब गया, 3 से 3 घट गया, 1:2 आंसर आ जाएगा, 1:2 सही हो जाएगा। लगता नहीं है देखने में कि 1:2 आ जाएगा, बच्चे दिमाग में लगाते हैं कि भाई जब भी वॉल्यूम आएगा तो 3 वाला ही आंसर होगा, इन दोनों में से करके आ जाते हैं, नहीं कट रही हैं चीजें, साफ साफ यही आंसर आएगा। ठीक है भाई, आओ 9 नंबर पे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है वो 60 दे रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट लगेगा, बराबर मेरे को 60 दे रखा है। एक साइड जो राइट एंगल बनाती है वो 15 है, दूसरी साइड अपन से पूछ रहा है क्या क्वेश्चन है यार, ये कोई क्वेश्चन है? 15 से 60 4 बार कटेगा, x की वैल्यू 4 दूनी 8 आ जाएगी। 8 का मतलब ये तो मतलब लायक नहीं था इस पेपर के। आओ 10 नंबर पे, 3 अनबायस्ड डाइस है, मतलब कि सही डाइस है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम ऑफ ऑल 3 डाइस इज 5। केसेस बनाने पड़ेंगे। 5 कैसे कैसे आ सकता है भाई? ऐसा कर लें अपन कि एक पे मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 फिर 1 2 बन गया, ये 5 हो गया। टोटल देखते जाना, इनका 5 होना चाहिए। ये पहले डाइस पे आ रहा है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। इसका और कोई तरीका भी मेरे हिसाब से होगा तो सही। एक बार ये चमक रहा है, मतलब जो मेरे तो जल्दी क्लिक कर रहा है, देखो वो मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने 1 ही रखा इस पे, अब यहाँ 2 कर दिया तो 3 बन गया, फिर 5 बना दिया, 3 और 1 4 बन गया, ये 5 बन गया। ये एक के सारे केस हो गए। अब देखो 1 कोमा अगर मैं 4 ले लूंगा तो 5 यही बन पाएगा, तीसरे डाइस पे कुछ आ ही नहीं पाएगा, ऐसा तो केस बना नहीं सकते, ये नहीं आएगा। अब 1 1 के हो गए, अब 2 से चालू कर देते हैं, 2 1 2 आ जाएगा, फिर 2 2 1 आ जाएगा, फिर 2 3 वाला नहीं ले पाएंगे क्योंकि 5 यही बन जाएगा। फिर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 1 1 3 2 वाला आ नहीं पाएगा। फिर 4 से तो वैसे ही नहीं बन पाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 और 1 6 केसेस बन रहे हैं। और टोटल केसेस कितने बनेंगे? टोटल केसेस बनेंगे 216। भाई ये देखना 216 कैसे लिखा, मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी एक डाइस को अपन रोल करते हैं तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं। 2 डाइस को रोल करेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी टोटल 36 केस आएंगे, और ये तो अपन ने टेबल पूरी बना के भी देखी हुई है। ऐसे ही 3 को करेंगे तो 6 का क्यूब आ जाएगा यानी 216। ये चीज ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कई बार कॉइन्स में भी ये चीज हो जाती है कि वो बोल देता है 3 कॉइन को अपन मतलब जैसे टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो उसमें आपको जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम आते हैं, हेड या टेल, तो इस 2 की पावर 3 हो जाएगी जब 3 कॉइन को करोगे, यानी टोटल 8 केसेस बनते हैं, वो बना के देखे हुए अपने। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको सोल्व करेंगे 1/36 अपना आंसर आ जाएगा फाइनल, ये सही हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ 11 नंबर पे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है MNO और राइट एंगल N पे दे रखा है, ऐसे बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल MNO। इसने बोला ON की वैल्यू 5 है, NM की वैल्यू 12 है, 5 12 का 13 के साथ ट्रिपलेट होता है, अपने आप निकल गया। डिफरेंस पूछ रहा है सर्कम रेडियस और इन रेडियस। ये यहां तो मैंने सही कर दिया है कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, पर जो हिंदी वाला एक्चुअल पेपर में था ना, वहां गड़बड़ थी, वो थोड़ी सी चेक कर लेना। क्या कर सकते हैं उसका तो भाई अपन भी, ठीक है। अब दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए अपन को। देखो एक चीज बताता हूं, कैपिटल R तो होता है ABC/4 डेल्टा और छोटा r होता है डेल्टा/S। आसान आसान फॉर्मूला है, मैं बड़ा R निकालता हूं। ABC का मतलब हो जाएगा 12 गुना 5 गुना 13 बटे 4 इंटू डेल्टा, इधर अलग से निकाल लेते हैं, काम आएगा। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यानी 5 इंटू 12 6 पंजे 30 बन जाएगा। तो भाई 30 रख देते हैं यहाँ पे, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे होगा सोल्व? देखो 5 से 30 6 बार, 6 से 12 2 बार, 2 से 4 2 बार, 13/2 आ गई कैपिटल R की वैल्यू। 13/2 आ रहा है, मतलब आंसर देखना पक्का इनमें से आएगा, क्योंकि घटाएंगे जब ऑब्वियसली नीचे 2 रहेगा, वो आधा बनाएगा, देखना अभी मैं बताता हूँ। फिर छोटा r निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू तो 30 आई थी, ये S सेमी पेरीमीटर होता है, 12 5 17 और 13 30, 30 का आधा करना पड़ता है तो 15 आ जाएगा, यानी छोटे r की वैल्यू 2 आ रही है। इसने इन दोनों का अंतर पूछा है, 13/2 माइनस 2 करेंगे, यानी देखो 9/2, और 9/2 का मतलब 4.5 होता है, 4.5 का मतलब ये आंसर आ जाएगा, बताया था मैंने पहले ही, ठीक है। अब आ जाओ 12 नंबर पे। ये क्या बोल रहा है कि इवन आफ्टर डिस्काउंट ऑफ Q% ऑन मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस पे Q% का डिस्काउंट दे रहा है। मार्क प्राइस को मैं MP ही मान लेता हूँ। मार्क प्राइस पे जब भी डिस्काउंट देते हैं तो अपना सेलिंग प्राइस निकल के आता है, तो मैं यहाँ से अभी सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ कि मार्क प्राइस पे आपने Q% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 और माइनस में Q% हटाएंगे बटे 100 आ जाएगा, ये SP आ गई। ये ऐसा करने पे भी एक ट्रेडर जो है वो गेन कर लेता है P% से। गेन का मतलब वो फायदा कमा लेता है, मतलब मैं अब इस SP से इजीली CP पे जा सकता हूं। तो मेरे को अगर CP निकालना है तो मैं SP में क्या करूंगा, देखिएगा MP इंटू में 100 माइनस Q/100 और इंटू में क्या आ जाएगा, भाई गेन कर रहा है P% से। जब भी अपन SP से CP पे जाते हैं तो ऊपर 100 आता है हर बार,
यानी ऊपर 100 आ गया और बटे में p% का फायदा हो रहा है यानी 100 प्लस p आ जाएगा। परसेंटेज वाला 100 में लिख चुका हूं, ये दोनों कट जाएंगे। cp अपॉन mp का रेशियो मिल गया, सब मिल जाएगा अब इजीली। 100 माइनस q और अपॉन में 100 प्लस p। भाई उसने मेरे से क्या पूछा है कि मार्कअप परसेंटेज कितना है cp के ऊपर, मार्कअप कितना है cp के ऊपर, दोनों को घटा लो, इसको इसमें से घटाएंगे 100 कट जाएंगे, p प्लस क्यू बन जाएगा। मतलब p प्लस क्यू उसने मार्क अप कर रखा है, इतना ऊपर मार्क कर रखा है। किस पे? हमेशा अपन cp पे ही मार्क करते हैं। cp की वैल्यू 100 माइनस क्यू है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। ऑप्शन मैच करो, p प्लस क्यू सभी में है, इसमें नहीं है। 100 ऊपर सभी में है, नीचे आना चाहिए 100 माइनस क्यू, ये ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तरीके से चीजें चला के चलेंगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आगे भी एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें भी 2 चीजें बता के निकलूंगा, ध्यान देके सुनना। अभी आ जाते हैं 13 नंबर के ऊपर। इसमें क्या दे रखा है, एक अटेम्प्ट टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज मतलब कम करना है। एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज की संख्या को तो कम कर दिया, 7 से 4 कर दिया, और सैलरीज बढ़ा दी, 16 से 21 कर दी। कितने परसेंटेज से सैलरी का बिल चेंज हुआ है? आसान है, ये एवरेज सैलरी का दे रखा है। ठीक है भाई, पहले 7 थे अब 4 हो गए, पहले 16 थी सैलरी अब 21 हो गई। टोटल देखो ना, 16 इंटू 7, पहले 112 थी सैलरी और अब मतलब इतनी दे रहा था वो, और अब 84 दे रहा है। तो मतलब सैलरी में कितनी कमी आई है पहली बात तो, यानी डिक्रीज वाले आंसर होंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे। कितने की कमी आई है? यहाँ आई है 8 की, और 10 में से 8 जाएगा, 28% की कमी आई है 112 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। ये 28 से कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25% आंसर आ गया। बेहद ईजी था ये तो। ठीक है, आ जाओ 14 नंबर के क्वेश्चन पे। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें फाउंटेन है, ईच ऑफ इट्स शॉर्टर एंड्स। डायग्राम बनाने की नीड नहीं है इसके अंदर, बस मैं आपको बना के एक विजुअलाइजेशन दे देता हूं। मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें ए लेंथ है, बी ब्रेड्थ है। इसने बोला है शॉर्टर एंड्स पे फाउंटेन है, ये शॉर्टर एंड्स है, इन पे फाउंटेन है, और वो क्वार्टर सर्कल की फॉर्म में है। क्वार्टर सर्कल क्या होता है? ये पूरा सर्कल, ये हाफ सर्कल, और ये अब क्वार्टर सर्कल बन गया। मतलब इस तरीके से है कुछ, वो समझना। और इधर भी इस तरीके से कुछ है, मतलब कि इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो आधा सर्कल बनेगा। इसने क्या बोला है? कंबाइंड एरिया ऑफ 2 क्वार्टर सर्कल। इन दोनों का कंबाइंड एरिया का मतलब एक पूरे सर्कल का आधा एरिया, यानी कि 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पर मैं आर क्यों लूंगा? मेरे को तो दिख रही है रेडियस बी है, यानी बी का स्क्वायर बराबर किसके है? ये 25% की फ्रैक्शन 1/4 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल की एरिया ए इंटू बी हो जाएगी। 2 से 4 कट गया 2 बार, एक बी से एक बी कट गया। ये बोल रहा है अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ गार्डन टू इट्स विड्थ बता दो। ये ए है, बी इधर नीचे आ जाएगा, ये बराबर आएगा 2 पाई और अपॉन में 1 के। ऊपर कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। 2 पाई का मतलब पाई 3.14 होता है, उसका दुगुना करेंगे तो 6.28 आ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 6.28 अपॉन 1 या फिर 6.3:1, 6.3:1 ये आंसर। ये ए अपॉन बी के बराबर था, ये मेरे से पूछा गया, बेहद ईजी है ये तो। 15 नंबर पे आओ। पी की वैल्यू दे रखी है, लिख लेते हैं P इज इक्वल टू Q प्लस 11। फिर क्या दे रखा है? Q इज ग्रेटर देन R बाई 5, मतलब Q की वैल्यू दे रखी है R प्लस 5, और ये दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, P प्लस Q प्लस R बराबर 180 दे रखा है। भाई P की वैल्यू रख दो Q प्लस 11, ठीक है, Q की वैल्यू रख दो Q ही, और R की वैल्यू निकाल लो यहां से, वो आ जाएगी Q माइनस 5। R की वैल्यू रख दो Q माइनस 5, सबको एक टर्म्स में लेके आना है, चाहे P चाहे Q चाहे R कैसे भी, ताकि उससे अपन वैल्यू निकाल पाए। भाई 11 माइनस 5 6 बनेगा, 6 उधर जाके क्या होगा? घटेगा, तो ये आ जाएगा 174, और ये 3Q के बराबर आएगा। यहां से Q निकालेंगे, 5 तिये 15, 8 तिये 24, Q की वैल्यू 58 आ गई। इसने P और R का एवरेज पूछा है, तो Q 58 यहां रख दो, तो 58 प्लस 11 करेंगे, यानी कि 69 आ जाएगा P की वैल्यू। तो R निकालना है, 58 माइनस 5 करेंगे, R की वैल्यू 53 आ जाएगी, तो R 53 आ गया। अब एवरेज पूछा है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना है, जोड़ लो, 6 और 5 11 और 1 12, 122/2 करेंगे, 61 आंसर आ जाएगा। बेहद ईजी चीज थी ये, सिंप्लीफाई। 16 नंबर पे आओ। मतलब पेपर में मुश्किल से हमेशा ऐसा ही होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपका या तो टाइम खाते हैं, उनको देखते या तो छोड़ दो, या फिर उनको लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर दो। बाकी चीजें बहुत ईजी हैं, इतनी स्मूथ चलती हैं। देखो कितना स्मूथ क्वेश्चन था ये वाला भी बहुत ईजी था, बस सटीक तरीके से आपको बिठाना होता है उसको, ठीक है। आओ 16 नंबर पे। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रेडर है, वो गुड्स को मार्क करता है n टाइम्स उनकी कॉस्ट प्राइस के। कुछ भी अपनी मर्जी से, मतलब पहले कॉस्ट प्राइस मान लो,
तो मतलब देखो, मैं एक ऐसी रैंडम वैल्यू मान रहा हूँ, मतलब मैं 100 भी मान सकता हूँ, 1000 भी मान सकता हूँ, तो मैंने 1000 मान ली और एक इसके साथ में मल्टीप्लाई फैक्टर अपन मान लेते हैं ताकि क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन आसान बन जाएगा। ये समझ में आएगा आपको मैंने ऐसा क्यों माना है। 100 से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर आप देख लेना यहाँ पे 100 से भी, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला कि वो मार्क करता है n टाइम्स, तो मैंने क्या बोला, इसकी मार्क प्राइस क्या हो जाएगी 1000x और इनटू में n, उसने क्या बोला n टाइम्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 87.5 का देता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ट्रेडर के अगर इंटेंस कि वो लॉस में ना जाए मैक्सिमम डिस्काउंट देने के बाद में भी, तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है। भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ एन होगी जब भी तो मैक्सिमम डिस्काउंट दे पाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मैं मार्क प्राइस पे जब भी डिस्काउंट देता हूं तो वह एसपी आती है, अगर मैं एसपी को सीपी के बराबर कर दूंगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, यही करेंगे अपन। मैंने क्या किया, 1000 की चीज थी, उस पर मैंने 87.5% का डिस्काउंट दिया, हमेशा 100 से इसको घटाते हैं, मतलब 12.5% आ जाएगा, परसेंट का मतलब नीचे 100 लिख देते हैं, ये बराबर होना चाहिए इसकी सीपी के, ये एसपी आ गई है, इसको मैं सीपी के बराबर कर रहा हूं 1000x के। यहां से देखना अब आराम से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1000x से 1000x कट गया, n की वैल्यू निकालेंगे 100 ऊपर जाएगा उधर, और बटे में क्या आ जाएगा 12.5, 12.5 का मतलब होता है 25/2, 25 आ गया, 2 ऊपर चला गया, ये 4, 4 दूनी 8, n की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब कोई बात दिक्कत थोड़ी थी, आप 100 मान लेते, मतलब सीपी बराबर 100 हो जाएगा और एमपी बराबर क्या हो जाता 100n हो जाता। देखना एक बार, तो 100n इंटू में और 12.5 और बट्टे में 100 और बराबर में किसके आता सीपी के यानी 100 के, 100 से 100 कट जाता, n की वैल्यू निकालते हैं 100 बटे 12.5 आ जाती। पर पता है मैंने ये क्यों माना, क्योंकि इससे मेरा फायदा था, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन में वो आगे कैसी चीज दे दे तो मेरा दोबारा से ऊपर जाके टाइम वेस्ट ना हो चीजों को एडजस्ट करने में क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए अपन ऐसी चीजें ऑलरेडी मान के रखते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं है 100 मानने में भी, ठीक है, एकदम आराम से समझ में आ गया अपन को। 17 नंबर पे चल लेते हैं, ठीक है, आ जाओ 17 नंबर पे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बतानी है, पिरामिड की वॉल्यूम होती है 1/3 बेस का एरिया और इनटू में हाइट, आसान सा फॉर्मूला है एरिया का, और अगर यहाँ पे प्रिज्म होता तो ये 1/3 नहीं आता, डायरेक्टली बेस का एरिया इनटू हाइट आ जाती वॉल्यूम के लिए, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, सॉरी वी लिखेंगे। तो अब इसने क्या बोला है कि ये रेगुलर हेक्सागन पे बना हुआ है पिरामिड, तो रेगुलर हेक्सागन है और पिरामिड की हाइट दे रखी है यानी 1/3। अच्छा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो एक तरीका, दो तरीके बताता हूं इसके, ठीक है, अभी जस्ट अभी हिट हुआ है कि 1/3 इंटू, अब बेस का एरिया लिखना है, मैं यहां बेस का एरिया लिख दूंगा, इंटू क्या आ जाएगी हाइट। अब बेस का एरिया मेरे को लिखना है एक हेक्सागन का, तो आप है ना एक तो इस तरीके से प्रैक्टिस दिमाग में रखो चीजों की कि वो डायग्राम दिमाग में क्लिक करता रहे। हेक्सागन किस तरीके का बनता है, इस तरीके का। अब इसका एरिया मान लो जिनको पता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता वो कैसे निकालेंगे एग्जाम टाइम में, भाई इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 6 के 6 पार्ट बराबर विभाजित हो गए, एक पार्ट है जो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया और जिसकी साइड इसने 4√3 दे रखी है, तो भाई एक ट्राइंगल का मैं एरिया लिख रहा हूं √3/4, साइड का स्क्वायर यानी 4√3 इंटू 4√3, ये मैंने एक ट्राइंगल का एरिया लिख दिया, और ऐसे 6 ट्राइंगल है इंटू 6, ये मैंने क्या कर दिया पूरे हेक्सागन का एरिया लिख दिया, बेस का एरिया लिख दिया बेसिकली मैंने, इंटू हाइट कर देंगे इंटू 1/3 कर देंगे, ये वॉल्यूम आ जाएगी। आसान है, सॉल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे ज्यादा बेटर क्या था कि जो भी आपका ऑप्शन मिलेगा उसमें पक्का हाइट तो मल्टीप्लाई होगी, यानी 27 का मल्टीपल या फिर 9 का मल्टीपल पक्का मिलेगा। देखो भाई ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 और 4 12 और 7 19 ये नहीं है, 9 कट गया, 8 और 8 16 ये भी नहीं है, 6 और 4 10 और 8 18 ये है 9 का मल्टीपल, मतलब यही आपका आंसर है। अब इसको सोल्व करो, अब करो इसको सोल्व ताकि सुकून मिले देख के। 3 से √3 और √3 कट गए क्योंकि वो 3 बना लेंगे, 4 से 4 कट गया। अब देखो 6 चौके 24, 24 इंटू 27 करना है और इंटू में √3 आ जाएगा, 7 चौके 28, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट तो 8 चलो सब में दे रखा है, इसको बाकी गुणा कर लो, 27 चौके 108 होता है, 10 कैरी लगेगी, 27 दूनी 54 और 10 64, 648 √3 आंसर आना ही था, जो आ गया बिल्कुल पता था, ठीक है। लेकिन मजा किस में आया, डायरेक्टली उसमें क्लिक करके कि मतलब 27 देखा टिक कर दिया, ये चीज है ना। और एक बात बताऊं, जैसे मतलब कि कभी भी आपको एग्जाम में ये चीज अचानक क्लिक नहीं करेगी, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ना यूनिट डिजिट क्लिक करेगा ना आपको डिजिटल सम क्लिक करेगा, आप बस लगे रहोगे चीजों में घसड़ पसड़ करने में। पर पता है ये चीजें कब क्लिक करती हैं, जब पेपर में बैठे, जब आपको स्टार्टिंग में 10 15 20 मिनट मिलती हैं, जल्दी चले वो जो भी अपना साइन इन करने के बाद में जो टाइम होता है, उस टाइम में बैठ के दिमाग को इतना सेटल कर लो कि
मतलब दिमाग में बार बार ये चीज घुमाओ कि मैथ का क्वेश्चन आएगा तो पक्का मेरे को यूनिट डिजिट लगाना है, पक्का मेरे को डिजिटल सम लगाना है, पक्का मैं कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक ढूंढूंगा कि जल्दी से मल्टीपल से आंसर मिल जाए मेरे को, तो फिर ये चीज आएगी दिमाग में, वरना तो दिखेगा ही नहीं। क्यों, किसके दिमाग में आएगी कि बेस 27, वो इसको सॉल्व करता रहेगा, आंसर आएगा उसका भी, खुश हो जाएगा। पर देखो ना टाइम कितना बच रहा है, तो ये चीज करनी है अपन को, ठीक है, प्रैक्टिस करो इस चीज पे। आओ 18 नंबर पे, टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछ रहे हैं दो आर्टिकल के ऊपर, जब ऑफ द सेम कॉस्ट प्राइस है दोनों की, एक को इतने प्रॉफिट पे और एक को इतने, कोई क्वेश्चन नहीं है। जब भी किसी भी चीज पे A% का प्रॉफिट हो रहा हो और A ही % का लॉस हो रहा हो, तो वो चीज पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब बेसिकली 0% का होगा, उस पे आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, फिर से यहाँ पे 1 + √3/2 और यहाँ पे साइन 30 का मतलब 1/2, ये 1/2 आ गया, ये 2 + √3/2 आ गया। इसमें रैशनलाइजेशन होगा, सब चीजें लास्ट में कट पिट जाएंगे। देखो कितने सटीक से आंसर आ रहे हैं, ठीक है भाई। अपॉन में 2 आ गया और अपॉन में 1/2, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब बच क्या गया, 1/2 + √3 और प्लस में 2 + √3/1। ये बार बार लिखने की नीड नहीं है कि क्या बच गया, मैं बस आपको थोड़ा सुंदर दिखे इसलिए बता रहा हूँ। एलसीएम आ गया 2 + √3, यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस में ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 + 3 + 4 √3, 4 3 7 और 1 8 + 4 √3 आ गया, और 2 + √3 एज इट इज आ गया। रैशनलाइजेशन कर दो भाई इसका, अरे कहाँ भाग रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 - √3 और अपॉन में 2 - √3। ये तो देखो 4 - 3 1 बन जाएगा, a + b a - b a² - b² और आइडेंटिटी से इसको सोल्व कर लो। 8 दूनी 16, फिर -8 √3 और +8 √3 कट जाएंगे, लिखने की भी नीड नहीं है, और फिर माइनस में 12 आ जाएगा। 16 - 12 का मतलब 4 आंसर है, 4 का मतलब ये सही है, ठीक है। 20 नंबर पे आ जाओ, 10-11 क्वेश्चन और बचे हैं। एक बॉय और एक फादर वॉक पे गए हैं, बॉय की हाइट 4 फीट है, ये बॉय की हाइट है, ये 4 फीट है, और लेंथ ऑफ उसकी शेडो 3 फीट है, ये 3 फीट है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं सेम इंस्टेंस पे, यानी इसी टाइम पे लेंथ ऑफ हिज फादर शेडो इज 4 फीट। देखो 3 फीट तो इसकी शेडो बन रखी थी, 1 फीट पीछे और बना देते हैं, ये टोटल 4 फीट फादर की शेडो है। और हमेशा जो एंगल है भाई, सूरज तो एक ही जगह पे रहेगा, यानी जो एंगल है वो इसी तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। और इसको मान लो, इतना ही मान लो ना, ये ऐसा थोड़ा ऐसे सुंदर दिखेगा कि ये बॉय खड़ा है, ये फादर खड़ा है, फादर की इतनी हाइट थी, बॉय की इतनी हाइट थी। ये बोल रहा है फाइंड द फादर्स हाइट, कैसे निकालोगे आप बताओ, दिमाग लगाओ भाई। tan थीटा दिख रहा है मेरे को साफ साफ कि tan थीटा इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा तो 4/3 आएगा। तो मैं लिख देता हूं एक बार, है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। tan थीटा बराबर 4/3, और बड़े वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा मैं tan थीटा, तो वो किसके बराबर आएगा, फादर की हाइट और अपॉन में 4 के, तो हाइट अपॉन में 4 के, दोनों tan थीटा बराबर है, यानी 4/3 बराबर कर दो h/4 के। हाइट आ जाएगी किसके बराबर, 16/3 के बराबर, और 16/3 को सोल्व करो। अब कैसे आएगा, ये बनेगा 5 सही 1/3, लेकिन ऐसा कोई भी आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने फीट और इंचेस में दे दिया। अरे भाई 12 होते हैं, 12 से इसको गुणा कर दो, 12/3 करेंगे 4 आ जाएगा, यानी 5 फीट और 4 इंच हो जाएगा, 5 फीट और 4 इंच आंसर आ जाएगा। चीजें बहुत ईजी है, ठीक है। 21 नंबर पे आओ। 40,000 रुपए का सम है, वो इन्वेस्ट करा गया है 1 सही 2/3 साल के लिए, यानी ये 5/3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया है। 12% इसकी रेट है, कंपाउंड करा जा रहा है 8 महीने से, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा 8 मंथली कंपाउंड है, इस चीज से खेलना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को। मेरे को एक बात बताओ, जिसको भी आता है वेल एंड गुड है, स्किप कर सकता है, जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद में कभी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में। भाई मैंने ये बोला कि आपके पास में कोई एक मान लो अमाउंट है, और वो आप उसको अर्धवार्षिक या फिर मतलब 6 माह से या फिर त्रिमासिक, तो अपन क्या करते हैं, या फिर इससे भी ज्यादा बेटर है, और ज्यादा बेटर है, ऐसे बताता हूं मैं कि भाई जैसे देखो 6 महीने से आप किसी से भी ब्याज लोगे 1 साल के लिए, तो आपको 1 साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो ये 2 आपने कैसे निकाला, आपने उस 12 के अंदर 12 महीने की साल होती है, उसमें 6 महीने का भाग लगा के आपने 2 निकाल लिया, आया ना। या फिर आप ऐसे बोलते हो कि मैं त्रिमासिक ब्याज लूंगा, तो 12 में आप 3 का भाग लगाते हो, मतलब आप साल में 4 बार ब्याज लोगे। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि कितनी बार ब्याज लेंगे अपन, 4 बार लेंगे अपन, यहाँ 2 बार लेंगे। तो ये कैसे निकाल रहे हैं अपन कि जितना भी मेरा 8 महीने वाला जो टाइम रखा है, इसको 12 से मैं भाग कर रहा हूं, तो 12 से मैंने 8 को भाग कर दिया, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार, यानी ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। इसको एक बार ध्यान रखना। अब अपन क्या करते हैं, जब भी ये 2 आ जाता है, ये 4 आ जाता है, तो अपन टाइम को तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते हैं,
और अपनी रेट को अपन भाग लगाते हैं, सही है। तो भाई इस टाइम से तो मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 3/2 को, और इस रेट में 3/2 का भाग लगा दूंगा, बटे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, समझ गए। अब ये चीज आप कभी भी भूलोगे नहीं, अब ये इतना करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, अगली बार से मैं डायरेक्टली 3/2 लिख के गुणा और भाग करूंगा, तब आप ये नहीं बोलोगे कि भाई ये चीज कैसे हो गई, बहुत डिटेल में बता दिया है। 3 से 3 कट गया, टाइम 5/2 या फिर 2.5 साल आ गया, सही है। और ये 8% की रेट आ गई। मतलब अब देखो क्वेश्चन कितना इजी बन गया कि 8% की रेट से 2.5 साल के लिए मेरे को ब्याज लगाना है, और ये भी नहीं करना है, इसको और इजी बनाना है। भाई आप इस क्वेश्चन को ऐसे अब ट्रीट करोगे कि पहली साल में आप 8% ब्याज लोगे, दूसरी साल में भी आप 8% ब्याज लोगे, और मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगली आधी साल के लिए 8% ब्याज लेने की बजाय, देखना मैं कितनी तगड़ी चीज करूंगा इसमें, कि आप अगली पूरी साल ब्याज ले लो, लेकिन 4% ब्याज ले लो, समझ गए। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि आप अगली आधी साल तक 8% से ब्याज ले लो, या फिर अगली पूरी साल तक 4% से ब्याज ले लो, बात एक ही है। क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। कैसे, अब मैं इफेक्टिव रेट लगा दूंगा। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + ab बटे 100। तो देखो 8 और 8 का इफेक्टिव लगेगा, 8 + 8 16, प्लस में 8 × 8 64/100, यानी 0.64, मतलब 16.64 आ जाएगा। और अब इसका मैं 4 के साथ में फिर इफेक्टिव निकाल लूंगा। आधी साल होती तो वो इफेक्टिव नहीं निकल पाता। तो अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 20.64, और प्लस में अब गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी लगी, 16 चौके 64 और 2 66। और अब देखो 2 इसके पॉइंट और 2 100 वाले पॉइंट, यानी 4 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। अब इनको जोड़ दो तो 56 तो एज इट इज आ गया, 6 4 10 आ गया, 6 6 12 और 1 13 आ गया, 21.3056 मेरी इफेक्टिव रेट आ गई। अब इजिली क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते हैं कि भाई 40,000 रुपए का अमाउंट है, 21.3056 का मेरे को ब्याज लगाना है, मतलब रेट है मेरी, और मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बटे 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 4 0 कट जाएंगे, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। अब 25 से इसमें भाग लगाओ, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। 25 से इसको काट रहा हूं, 8 बार कटेगा, 8 के 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। 8 बार 200 जाएगा, फिर 13 बचेगा, 130 मतलब 5 आ जाएगा 125 के लिए, तो 85 वाला ही आंसर है, ये आ जाएगा। थोड़ा सा मैं मान रहा हूं लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना भी पड़ सकता है, लेकिन अगर एक बार किया हुआ है, अब आपका किया हुआ है, तो अब आप दोबारा करके देखना, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आओ 22 नंबर पे मोड पूछ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो देख लो। 2 4 ही दिख रहा है सबसे ज्यादा बार आता हुआ, 1 2 3 4, फिर 5 6 और 7 बार आ रहा है। एक बार भाई 2 को भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 बार ही आया है, 3 भी देख लो, 4 5 और 6 बार आया है, 4 ही आएगा आंसर, देख लेना। बाकी तो दिया ने इन्वेस्ट किए हैं 6400 रुपए, मतलब ये इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं, पहले बंदे का 2400 है बंदी का, और टीना का है अगली का 9600। ये कुछ महीने बाद में ज्वाइन किया है। 2 साल के एंड में ये ध्यान रखना, टोटल प्रॉफिट जो है वो इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब प्रॉफिट जो है वो 16:15 है। कितने महीने बाद में टीना ने ज्वाइन किया, मतलब टाइम की बात कर रहे हैं। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, उसी से सारा सोल्व हो जाता है कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मेरे को टाइम निकालना है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसका फॉर्मूला। सोल्व कर लेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर दो 16/6400, और रेशियो में क्या आ जाएगा 15/9600। ये अपना क्या आ जाएगा, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा, उससे इजीली आंसर आ जाएगा। देखो 00 से 00, 16 से 64 4 बार, 4 से 96 24 बार, ये 24 को उधर ले जाओ, यानी 24:15, 3 से काट दो भाई, 8:5 आ रहा है। लेकिन 8 थोड़ी रखना है मेरे को, पहले वाले जो दिया थी इसने तो पूरी 2 साल पैसा रखा है अपना, यानी 24 महीने पैसा रखा है, तो इस 8 को 3 से गुणा करने पे 24 आ रहा है। इस 5 को भी 3 से, अच्छा यहीं आ ही गया था ना, करने की नीड ही नहीं थी। 24 महीने का मतलब 2 साल, यानी इसने 15 महीने पैसा रखा है, लेकिन ये नहीं पूछा कितने महीने रखा है। देखो 15 दे रखा है, लोग टिक भी करके आएंगे, पर ये गलत है आंसर। उसने पूछा कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तो 24 से 15 को घटाओ, यानी 9 महीने बाद ज्वाइन किया, ये करेक्ट आंसर आएगा। देख लेना इस चीज को। 24 नंबर पे आ जाओ। एक डिलीवरी व्हीकल है, वो इस स्पीड से ये जा रहा है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 80 और 120 200 और 200 400, अपॉन में टोटल टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 80/40 2 आ गया, 120/60 भी 2 आ गया, 200/80 कर लो, 20/8 यानी 10/4 यानी 5/2 मतलब 2.5। ठीक है,
तो 400/6.5, पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0, काटना ही पड़ेगा भाई। 5 से कट गया 13 बार, 5 से कट जाएगा 800 बार, 13 से कटेगा 78 बार, 20 के लिए 13 कम 13, 61 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ये आंसर है। 24 नंबर पे आ जाओ। 25 पे सम ऑफ 5 इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन दे रखा है, रिमेनिंग का पूछ रहा है। बकवास क्वेश्चन है। हेप्टागन का मतलब देखो, ये ध्यान रखना, हेप्टागन का मतलब 7 साइड होती हैं। ऑक्टागन, कई लोगों को ये हेप्ट 8 जैसा लगता है तो वो 8 कर देते हैं, बाकी ऑक्टागन में 8 होती हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि बचे हुए इंटीरियर एंगल, कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला होता है। चलो इस चैप्टर के तो 3 फॉर्मूले हैं, वो रिवाइज करवा देता हूं पॉलीगन के। पहला क्या बोलता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 गुणा 180, और अगर साइड्स निकालनी है तो भाग कर देना इनसे। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। और थर्ड फॉर्मूला डायगोनल का होता है n × n-3/2। 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अब इसने देखो 780 सम दे रखा है, मतलब इसने n-2 और गुणा 180, और ये हेप्टागन है मतलब 7 आ जाएगा, 7 - 2 5, 5 गुणा 180 का मतलब 900, यानी कि 900 टोटल आना चाहिए था जोड़, इसने 780 दे दिया, यानी बचे हुए का कितना हो गया, 900 - 780 मतलब 120 हो गया, 120 का आंसर आ गया। इजी था। ABC साइमल्टेनियसली रन करते हैं, एक ही पॉइंट से सर्कुलर ट्रैक है 900 मीटर का, ठीक है भाई, 900 मीटर का है। रेस्पेक्टिव स्पीड है इनकी ये 13, 17 और 21, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ठीक है। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, सेम डायरेक्शन वाली। कितने टाइम बाद में वो फर्स्ट बार मिलेंगे, देखो बहुत फर्क होता है। अगर वो एक वर्ड यहाँ पे चेंज कर दे, फर्स्ट टाइम की जगह वो लिख दे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये मान लो यहां भी मिल सकते हैं तीनों, या फिर यहां भी मिल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से बहुत फर्क पड़ जाता है। और ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि भाई जब भी फर्स्ट टाइम की बात करेगा तो डायरेक्टली इसमें रिलेटिव स्पीड या फिर मतलब रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगा देंगे अपन, और अगर जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा तो अलग अलग सबका निकाल के एलसीएम लेना पड़ता है अपन को। वो क्वेश्चन वैसा बन जाता है फिर कि जब भी वो ट्रैफिक लाइट ब्लिंक करेगी, घंटियां बजेंगी मंदिर वाली, वो वाला क्वेश्चन बन जाता है। अब तो इफेक्टिव निकालना है, पहले इन दोनों का इफेक्टिव निकाल लो कि 900 की दूरी ट्रेवल करनी है, 13 और 17 का अंतर लेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी 4 से, या फिर इन दोनों का निकाल लो तो फिर से देखो 900 और 17 और 21 का अंतर फिर 4 ही आ जाएगा, तो मतलब यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा, 900/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 450/2, 450 का मतलब कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा मतलब बेसिकली, यानी 180 का मतलब तो 3 घंटे, और ऊपर 45 मिनट बच रहे हैं, 3 घंटे 45 मिनट, मतलब ये आंसर इजी था ये तो। 27 नंबर पे आओ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देख लें इसको अच्छे से। देखो भाई बहुत सच में मस्त क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना मेरे करवाने के बाद में। एक जार है, उसमें 4 ग्रीन और 3 येलो मार्बल है। ग्रीन 4 है और येलो कितने हैं, 3 है। अब मैंने 2 मार्बल निकाले बिना रिप्लेसमेंट के, ठीक है, और दोनों मार्बल अगर सेम कलर के आते हैं तो अपन स्टॉप कर देते हैं, अगर वो डिफरेंट कलर के आते हैं तो अपन रिटर्न करते हैं दोनों मार्बल्स को उस डब्बे में, जार में, और एक ग्रीन मार्बल ऐड कर देते हैं, और फिर 2 मार्बल निकालते हैं। ये बोल रहे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप फर्स्ट ड्रॉ में स्टॉप नहीं हुए लेकिन सेकंड ड्रॉ में स्टॉप हो गए। मतलब कहानी क्या है कि जब मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया जब वो पक्का अलग अलग कलर के आए होंगे, लेकिन जब सेकंड बार निकाला जब वो सेम कलर के आ गए होंगे, इसलिए अपन रुक गए हैं। तो 2 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकलेंगी, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, आंसर निकालेंगे, और केसेस में भी केसेस बनेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है मैं मान सकता हूं, लेकिन सेम चीज पढ़ाई हुई है, मुश्किल नहीं लगेगा, समझ में इजीली आ जाएगा। देखना भाई मैंने क्या किया, मैंने पहली बार में निकाला और पहली बार में वो सेम कलर के नहीं आए, सेम कलर नॉट ऑब्टेन्ड, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी इसको मान लेना। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई मैंने पहली बार में निकाला तो टोटल मार्बल्स मेरे पास में 7 है, तो अगर मान लो पहली बार में ग्रीन आ गई तो प्रोबेबिलिटी 4/7। विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो जब येलो वाली निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 3/6 आएगी, क्योंकि एक कम हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने वापस नहीं डाली वो वाली बॉल, ठीक है। ये तो पहला केस, लेकिन मैंने बोला केस में भी केस बनेगा। सेकंड केस क्या बन सकता है कि क्या पता पहली बार में येलो आ जाए, यानी 3/7। अब देखो मैंने वापस नहीं डाली है तो नीचे तो 6 होगा और ऊपर ग्रीन वाली 4 है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो सेम कलर की नहीं थी, यानी कितना आ जाएगा, देखो इसको सोल्व कर लो, 12/42 और प्लस में फिर 12/42, यानी कितना आ जाएगा 24/42, और 24/42 को अपन सोल्व करेंगे तो 6 से काट लो,
4 और बटे 7 आ गई। ये प्रोबेबिलिटी जब आ गई जब सेम कलर की नहीं थी। लेकिन अब मैं सेकंड केस में क्या करूंगा कि मैं एक ग्रीन बॉल ऐड कर दूंगा उसमें। ये सारी बॉल मैं वापस डाल चुका हूं, एक ग्रीन ऐड कर चुका हूं, तो टोटल ग्रीन 5 हो गई, येलो अभी भी 3 ही है, तो यानी कि टोटल बॉल्स मेरी 8 बन गई। अब मैं प्रोबेबिलिटी उस चीज की निकालूंगा कि मैं रुक जाऊंगा इस बार, यानी दोनों बॉल सेम कलर की आएंगी। सेम कलर की आएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मान लो दोनों ही ग्रीन कलर की आ जाती है तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 5C2। या फिर एक केस ऐसा भी बन सकता है कि दोनों ही येलो कलर के आ जाएं तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 3C2। और टोटल आउटकम्स मेरे कितने हो जाएंगे, 8 बॉल थी और उनमें से 2 निकालनी है, 8C2। इसमें अरेंजमेंट का कुछ होगा नहीं, सिर्फ अपन को चूज करनी है। 5C2 की वैल्यू 5 × 4 20, 20/2 यानी 10। 3C2 की वैल्यू 3C1 के बराबर यानी 3 ही आ जाएगी। 8C2 की वैल्यू 8 × 7 यानी 56, 56/2 यानी 28। तो 10 और 3 13/28 आ गई। ये फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी, ये सेकंड केस की। अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो पीडीएफ में देख लेना, साइड हो जाता हूँ अगर दिख गया होगा तो, मेरे को पता नहीं, मेरे को दिखता नहीं है, ठीक है, यहाँ वाले एरिया में। अब इसने क्या पूछा था कि आप पहले में नहीं रुके और सेकंड में रुक गए, मतलब अब मेरे को ये केस भी लेना है, ये केस भी लेना है, मतलब अब मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखो ऐड कर रहे थे, अब मल्टीप्लाई होगा, यानी 4/7 × 13/28। तो 4 से 28 7 बार कट जाएगा, 13/49 मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब आपको ये सब चमकेगा कैसे, जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे। और ये कॉमन सेंस है, इस क्वेश्चन को अगर सटीक तरीके से पढ़े ना, एक एक चीज इसने क्वेश्चन में खुद ही दे रखी है, अप्लाई करनी है, आंसर आता जाएगा। चल लेते हैं 28 नंबर पे। ABCD एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर बनाया अपन ने ABCD, और इसने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, A के हैं 3,7 और C के हैं 3,13। एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहे हैं, क्या होगा भाई, डायगोनल निकाल लेंगे अपन, डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे बेसिकली। कितनी होगी, अंडर रूट में 3 - 3 का स्क्वायर, वो तो 0 बन जाएगा। 7 - 13 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 का रूट 6, यानी इसकी लेंथ आ गई 6। अब ये 6 क्या है, ये 6 है √2a के बराबर, क्योंकि एक स्क्वायर के अंदर डायगोनल की वैल्यू √2a होती है अगर साइड मान लो a है तो, यानी यहां से a की वैल्यू 6/√2 आ गई। इसने मेरे से एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी 6/√2 × 6/√2। ये 2 से 6 3 बार कट गया, 3 × 6 18, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था ये, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बाकी ये याद रखना, बता देता हूं, a + b का होल स्क्वायर और माइनस में a - b का होल स्क्वायर, 2 फॉर्मूले ध्यान रख लेना भैया हमेशा के लिए। और एक होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर। जब भी बीच में माइनस आएगा तो 4ab बचेगा, जब भी बीच में प्लस आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ a² + b² बचेगा। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है भाई। तो अब देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या बच रहा है, अंडर रूट तो बड़े वाला रहेगा ही रहेगा, इस चीज को सोल्व करने पे 4ab आ रहा है। अब नीचे आओ, अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, बची हुई चीजें देख लेते हैं। 1 - b - a और प्लस ab, ठीक है, मैंने इसको सोल्व किया है। अब ये कर रहा हूं मैं, माइनस अंदर भेज रहा हूं, तो -1 + a और प्लस b, a और b कट गए, 1 से 1 कट गया, सिर्फ ab बच गया अंडर रूट में, अंडर रूट ab से अंडर रूट ab कट गया, 4 का रूट बच जाएगा, आंसर 4 का रूट होता है 2 का मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन करनी थी बस। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन है। देखो भाई इसको कैसे करते हैं। एक तो इसका तरीका है कि एकदम आप ऐसे बच्चों वाली चीज कर दो कि मतलब 80 लीटर का मिक्सचर है, उसमें इक्वल पार्ट्स में वाटर और ग्लिसरीन है, तो मतलब दोनों चीजें 40-40 हो जाएंगी। फिर 20 लीटर ऑफ मिक्सचर अगर अपन निकाल देते हैं तो मतलब 60 लीटर मिक्सचर बचेगा, उसमें भी दोनों सेम क्वांटिटी में बचेंगे, यानी 30-30। और फिर इसमें प्योर ग्लिसरीन डाल दी जाए 20 ही लीटर, तो देखो ये 30 और 50 यानी 3:5 में आ जाएगा। और अब इसमें मतलब आगे से करते जाएंगे जितनी भी बार ये करवाएगा। ये तो लेकिन मतलब बकवास चीज है, ये जब करनी होती है जब तरीका दिमाग में नहीं आ रहा, एग्जाम में टाइम बच रखा है, कर सकते हैं ऐसी चीजें, दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं है। पर एग्जैक्ट तरीका क्या है कि भाई मेरे पास में 80 लीटर का मिक्सचर था, ये करके देखना, मजा आएगा, ठीक है। अभी मैं तरीका बताता हूं। तो 40-40 चीज हो गई अपने पास में। अब इसने क्या बोला कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव कर दिया गया और प्योर ग्लिसरीन से रिप्लेस कर दिया गया। अपन ये देख लेते हैं कि वाटर कितना बचा है, क्योंकि वाटर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है वो। वाटर अपना 40 था, इस 40 वाटर में ध्यान देना मेरी चीज पे कि अब मैं निकालना चाह रहा हूं कि वाटर बच कितना गया इसमें। तो भाई देखो मेरा 80 पूरा सॉल्यूशन था, उसमें से मैंने 20 लीटर निकाला, यानी 60 बच गया। कितने पे, 80 पे। तो 60/80 लेके चल लो या 3/4 लेके चल लो, ये इसको 2 बार काटेगा, ये इसको काट देगा, 30 आ जाएगा। यानी वाटर लेफ्ट पहली बार में 30 है।
टोटल मेरा सॉल्यूशन 80 था, उसमें से 30 वाटर बचा है, यानी ग्लिसरीन कितनी बची होगी 50। देखो पहली बार में 5:3 आ रहा है या फिर 3:5 आ रहा है, यहां भी वही आ रहा था। अब आगे चलते हैं भाई। अब मेरा जब अपन सेकंड रिप्लेसमेंट करेंगे, जब भी वो सेम ही चीज करेगा कि वो 30 के ऊपर 60 निकालेगा, 80 पे निकालेगा, या फिर मैं 3/4 भी लिख सकता था। 0 से 0 कट गया, 180/8 या फिर 90/4 या फिर 45/2। 45/2 को भी मैं 22.5 लिख देता हूं। भाई मेरा टोटल सॉल्यूशन 80 था, उस 80 में से 22.5 मेरे पास में पानी बचा है, तो 80 में से 22.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 56 तो एक बचेंगे, फिर अगला 57.5 बच जाएगा, यानी कि 57.5 बच गई। रेशियो ऑफ ग्लिसरीन, वाटर टू ग्लिसरीन पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो निकाल के बता देंगे। तो इन दोनों का रेशियो कितना इजी है निकालना, आप देखो कैसे करेंगे। 22.5 और रेशियो आ जाएगा 57.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 5 से काट लो या फिर 25 से काट लो। 25 से ये कट जाएगा 9 बार, 25 से ये कट जाएगा 2 और 3 बार, 9 रेशियो 23 का मतलब ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये बेस्ट तरीका होता है। और इसमें 60:80 की जगह भी आप है ना सबसे पहली बार में ये देख लेना कि टोटल 80 में से 20 निकाल रहा है, मतलब 60 बच रहा है 80 पे, यानी 3:4 की फ्रैक्शन आ रही है। तो हर बार जैसे उसने रिप्लेस ग्लिसरीन को किया है, तो मान लो मिल्क को रिप्लेस कर देगा, तो आप वाटर पे खेलते जाना। हर बार ग्लिसरीन को कर रहा है तो मैं वाटर लेफ्ट देखते जा रहा था। पहली बार में 30 वाटर बचा, अगली बार में इतना वाटर बचा, फिर उससे ग्लिसरीन निकल के आ जाएगी, इजीली आंसर आ जाएगा। बाकी ये वाला करके देखना, मजा आएगा इससे। तो इस तरीके से अपने पूरे 30 के 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। शानदार पेपर था आज का, मजा आया सिंप्लीफाई करके। फिर अगला सोल्यूशन देखेंगे और अच्छे से, बस इनको एनालाइज अच्छे से कर लेना एक बार प्लीज, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।